हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मैटर। आज हम 26 मई 2025 की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो करंट अफेयर है वो है जो मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने विजिट किया है अभी रिसेंटली इंडिया को। तो ये इनकी थर्ड विजिट थी 2025 में। तो अभी जैसे कि आप जानते हैं जो रिसेंट जो गवर्नमेंट है मालदीव्स की वो प्रो चाइना गवर्नमेंट है। तो जिसकी वजह से जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो ख़राब रिलेशन चल रहे हैं इनके। और उसी की वजह से क्या हुआ, इसका जो टूरिज़्म सेक्टर है उसने सफ़र किया है। तो जो मोस्टली मालदीव्स की जो इकॉनमी है वो टूरिज़्म पे डिपेंड करती है। तो अब जो इंडियन टूरिस्ट थे उन्होंने वहाँ पे जाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से जो उनका टूरिस्ट सेक्टर था वो काफ़ी जो है उसने सफ़र किया है। तो इससे उनकी इकॉनमी भी जो है वो काफ़ी डाउन गई है। तो उसी की वजह से जो मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर है वो बार-बार विज़िट कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था मालदीव्स। तो इसके रिलेटेड हमें पता होना चाहिए, इसकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो हमने कवर करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी कैपिटल पता होना चाहिए। मालदीव्स की कैपिटल है माले। माले इसकी कैपिटल है और इसकी जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज है वो क्या है, दिवेही, जो कि एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। इसके साथ-साथ वहाँ पे अरेबिक, हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है। यहाँ का जो रिलीजन है, स्टेट का जो रिलीजन है वो कौन-सा है? इस्लाम। और वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कौन-सा सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ पे। और जो वहाँ का जो प्रेज़िडेंट इलेक्ट होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। जिसका क्या मतलब है? डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है कि लोगों का जो लोग डायरेक्टली वोट करते हैं और उसके बाद जो है उनका प्रेज़िडेंट जो है वो चुना जाता है। मतलब जो आम जनता है वो डायरेक्ट वोट डालती है प्रेज़िडेंट को। तो पीपल जो है वो वोट डालते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन जो इंडिया में होती है प्रेज़िडेंट की इलेक्शन वो कौन-सी होती है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो प्रेज़िडेंट को चुनते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। अब जो प्रेज़िडेंट है मालदीव्स का वो 5 उसका जो टर्म रहता है वो 5 ईयर टर्म रहता है। और मैक्सिमम एक प्रेज़िडेंट 2 टर्म तक ही प्रेज़िडेंट बन सकता है। मतलब वो 10 साल तक ही प्रेज़िडेंट जो है वो रह सकता है वहाँ पे। तो अब जो मालदीव्स और लक्षद्वीप को जो लाइन सेपरेट करती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करती है? मालदीव्स और लक्षद्वीप को। तो ये आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल कौन सी है? माले। ऑफिशियल लैंग्वेज दिवेही। इस्लाम इसका स्टेट रिलीजन है। और वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको डिवाइड करती है? लक्षद्वीप और मालदीव्स को। हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर है वो क्या है? इन स्पेस के रिलेटेड। तो अभी जो तमिलनाडु कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। तो ये कर्नाटका और गुजरात के बाद ये थर्ड स्टेट बन गई है जिसने अप्रूव किया है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। अब इसके थ्रू क्या किया जाएगा? जो स्पेस इकोसिस्टम है और स्पेस के रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए तमिलनाडु ने अप्रूव की है इस पॉलिसी को। अब इन स्पेस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इन स्पेस की फुल फॉर्म। और इन स्पेस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? भोपाल, अहमदाबाद में। और अब इसका काम क्या है इन स्पेस का? जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़, उनकी पार्टिसिपेशन करना किसमें? स्पेस एक्टिविटीज़ में। स्पेस एक्टिविटी में उनकी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना ये किसका काम है? इन स्पेस का। और ये इन स्पेस एक क्या है? अ, एक ये ऑटोनोमस एजेंसी है जो कि किसके अंडर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। तो इसका क्या एम रहता है? स्पेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। अ, और किसकी पार्टिसिपेशन करनी? नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को। तो हेडक्वार्टर जैसे कि मैंने बताया इसका कहाँ पे पाया जाता है? भोपाल, अहमदाबाद में। इसके साथ-साथ जो तमिलनाडु है वो होस्ट करता है इसरो का जो प्रोपोर्शनल कॉम्प्लेक्स है। इसरो का प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन कॉम्प्लेक्स, आईपीआरसी। ये कहाँ पे पाया जाता है? महेंद्रगिरी में। जो महेंद्रगिरी है तिरुनेलवेली में, वहाँ पे पाया जाता है आईपीआरसी, इसरो प्रोपोर्शन कॉम्प्लेक्स। और इसका काम क्या है प्रोपोर्शन कॉम्प्लेक्स का? जो क्रायोजेनिक और ल्यूकर प्रोपोर्शन सिस्टम है वो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इंडिया का जो सेकंड स्पेस पोर्ट है, सेकंड स्पेस पोर्ट, वो कहाँ पे पाया जाता है? थूथुकुडी में। थूथुकुडी
थूथुकुड़ी में। तो थूथुकुड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और ये थूथुकुड़ी में कौन सी जगह पे? कुलशेखरापट्टिनम, कुलशेखरापट्टिनम। तो वहाँ पे पाया जाता है आपका सेकंड स्पेस पोर्ट। तो आपको बताना है जो फर्स्ट स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट करंट अफेयर आती है वो क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के रिलेटेड, मतलब आसियान के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली जो चाइना के प्रीमियर हैं उन्होंने विजिट किया है जकार्ता में। तो जकार्ता किसने विजिट किया है? जो चाइना के जो चाइनीज प्रीमियर है उन्होंने विजिट किया है। तो अभी जो आसियान है वो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या होगी? आसियान की एनुअल समिट होगी। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। तो अब जो आसियान है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे उस टाइम 1967 में वो कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। तो अभी रिसेंटली जो इसके मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर्स हैं। जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं सारी की सारी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ये सारे क्या बनाते हैं? आपके आसियान बनाते हैं। तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जकार्ता में, जकार्ता में, इंडोनेशिया। तो अब आसियान की समिट जो है वो एनुअली हेल्ड होती है। और इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आसियान कंट्री या फिर कोई एक्सटर्नल पार्टनर है अगर उन्होंने कोई डायलॉग अगर उन्होंने कोई डायलॉग डिस्कस करना हो रिगार्डिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इशू के रिलेटेड, अगर कोई डायलॉग करना है तो उसके लिए क्या बनाई गई है? आसियान रीजनल फोरम, ARF, आसियान रीजनल फोरम। तो इंडिया ने आसियान रीजनल फोरम जो है वो 1996 में ज्वाइन किया था। तो ये आसियान रीजनल फोरम का क्या काम है? अगर आसियान कंट्रीज जो 10 मेंबर कंट्री हैं या फिर कोई एक्सटर्नल कंट्री अगर कोई डायलॉग करना चाहती है पॉलिटिकल और सोशल इशू के रिलेटेड, तो उसके लिए क्या बनाया गया है? आसियान रीजनल फोरम बनाया गया है। तो इंडिया ने 1996 में इसको ज्वाइन किया था। तो अब आसियान के रिलेटेड आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? आसियान स्टैब्लिश हुआ था 1967 में, इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। तो फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 5 फाउंडिंग मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो अभी रिसेंटली कितने मेंबर कंट्री है? 10 मेंबर कंट्री है। तो इसके साथ हमने ARF के रिलेटेड पढ़ा और इंडिया ने ARF को ज्वाइन किया था 1996 में। तो नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर आती है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, क्योंकि इसके कंडक्ट के लिए थोड़ी इरेगुलरिटीज सामने आई हैं। तो CBI ने चार्जशीट फाइल की है। फार्मर JNK के जो गवर्नर थे और कुछ 5 अदर मेंबर हैं उनके रिलेटेड चार्जशीट को फाइल किया गया है। और ये जो फार्मर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे वो ये कौन थे? सत्यपाल मलिक जी। तो अब ये जो कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये चिनाब रिवर पे पाया जाता है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये डेवलप किया गया है किया जाएगा चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के द्वारा। तो ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बीच में। तो आपको याद रखना है कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? किश्तवाड़ में है। किस रिवर पे? चिनाब रिवर पे। तो 624 मेगावाट का रन ऑफ रिवर स्कीम है ये। तो यहाँ पे 2200 करोड़ का घोटाला सामने आ रहा है। तो अभी चार्जशीट फाइल हुई है। तो नेक्स्ट अभी ये बाद में पता चलेगा इसका पूरा जो केस है। तो नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर आती है वो आती है मिनटमैन 3। तो मिनटमैन 3 क्या है? ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि यूनाइटेड स्टेट एयर फोर्स जो है उसने अभी इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो कि न्यूक्लियर वार हेड जो है वो स्ट्राइक कर सकती है दुनिया के किसी भी कोने पे। तो ये जो मिसाइल है ये 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन पे वर्क करती है। अब आपको पता होना चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो पहले एटमॉस्फेयर में जाती है, उसके बाद वो नीचे सरफेस पे ऊपर स्ट्राइक करती है। तो इस समय इसकी जो स्पीड है वो मैक 23-24 तक भी जा सकती है। ये जबकि बहुत हाई स्पीड होती है इसकी, क्योंकि ये पहले ऊपर जाती है फिर। और अब इसकी जो मैनूवरेबिलिटी है वो चेंज नहीं कर सकते। ये एक पर्टिकुलर पाथ में ट्रैवल करती है। जबकि जो क्रूज मिसाइल है उसके मैनूवरेबिलिटी आपके अंडर कंट्रोल होती है। तो आप
उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हो। तो इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है क्रूज़ मिसाइल को, जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो इंटरसेप्ट हो जाती है। तो ये जो मिसाइल है मिनटमैन 3, तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की मिसाइल है ये। तो इसकी जो रेंज है वो 13,000 किलोमीटर की रेंज है इसकी। तो इसकी जो स्पीड है लगभग मैक 23 की स्पीड है, 24,000 किलोमीटर पर आवर। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, 34,000 kg तक का इसका वेट है। तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट हमारी जो करंट अफेयर आती है वो क्या आती है, मोसूरा फेंटोनी। अब मोसूरा फेंटोनी एक स्पीसीज़ है। ये स्पीसीज़ जो आपको दिख रही है ये कनाडा में पाई गई है, इसके फॉसल्स पाए गए हैं। तो जैसा कि अब इस स्पीसीज़ में को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट सेगमेंट, ये वाली आ गई सेकंड सेगमेंट, और ये पीछे जो टेल है ये आपके आ गई थर्ड सेगमेंट। तो जो फर्स्ट सेगमेंट है ये आपके हेड को सपोर्ट करती है। तो ये मीज़ो जो ट्रंक है ये सपोर्ट करती है आपके स्विमिंग को। तो स्विमिंग वाला पार्ट, ये जो मीज़ो ट्रंक ये सेंटर वाला पार्ट है, ये आपको 6 फ्लैप्स दिख रहे हैं इस साइड और 6 इस साइड। तो ये स्विमिंग करने के काम में आते हैं। और ये जो पीछे आपको जो टेल दिख रही है इसका काम है ब्रीदिंग का। और माना जाता है ये जो फॉसल्स है ये कैम्ब्रियन पीरियड को बिलोंग करता है, इसके फॉसल्स। तो ये जो बिलोंग करता है ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, रेडियो डोंटा। तो ये ग्रुप आपको याद रखना है। और ये क्या है, आर्थ्रोपोड, जो कि जो इंसेक्ट स्पाइडर हो गए, क्रस्टेशियंस हो गए, वो भी किसको बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोड को बिलोंग करते हैं। तो ये जो स्पीसीज है ये भी आर्थ्रोपोड को बिलोंग करती है। और ये ग्रुप कौन सा है इसका, रेडियो डोंटा। तो ये कहाँ पे जो इसका फॉसिल मिला है आपको, कनाडा में। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।